बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हम डिस्कस कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉपिक कंपोजिट मटेरियल्स। अपने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कंपोजिट मटेरियल्स के इंट्रोडक्शंस को, कंपोजिट मटेरियल्स की एप्लीकेशंस को, और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट मटेरियल्स की कंपोजिशंस को, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके बनाने में यूज़ होते हैं। फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को और इनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंपोजिशन। कंपोजिट मटेरियल जो है वो मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इनमें से एक मैट्रिक्स कहलाता है और दूसरा डिस्पर्स फेस। मैट्रिक्स जो है ये बाइंडिंग मटेरियल का रोल प्ले करेगा, और ये जो हम फोर्स या लोड या प्रेशर अप्लाई करेंगे कंपोजिट को, ये आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिस्पर्स फेस के। और तीसरा इसका जो फंक्शन होता है, ये डिस्पर्स फेस को बाइंड भी करता है और उसे सराउंड भी करता है। और डिस्पर्स फेज जो होगा ये मैट्रिक्स फेज की इनर साइड पे मौजूद होता है, और ये डिस्पर्स फेज जो है वो मैट्रिक्स को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल होता है। इसी चीज़ को डायग्राम में भी शो किया गया है कि ये जो ब्लू कलर में हमने मटेरियल शो किया है, ये मैट्रिक्स फेज कहलाता है, और इसके अंदर जो येलो कलर में आपको रॉड्स नज़र आ रही हैं, ये इसका डिस्पर्स फेज कहलाएगा। अब डिस्पर्स फेज जो है वो रॉड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। डिफरेंट शेप्स में पॉसिबल है। मैट्रिक्स इज अ कंटिन्यूस एंड सराउंड्स द अदर फेज। मैट्रिक्स जो है वो कंटिन्यूस फेज की फॉर्म में होगा, और इसका काम यह है कि डिस्पर्स फेज को इसने सराउंड करना है, कवर अप करना है। सेकेंड डायग्राम में जो डिस्पर्स फेज है उसको फाइबर और या फिलामेंट की फॉर्म में शो किया गया है, प्लस हम इसमें मैट्रिक्स ऐड करेंगे, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हम इसको कंपोजिट मटेरियल्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे कंपोजिट मटेरियल्स की कुछ टाइप्स दिखाई गई हैं। मिसाल के तौर पे कुछ स्टोन्स हैं और ग्रेवल्स हैं जिसको हमने मिक्सअप किया हुआ है। एक तरफ हमने सीमेंट के अंदर मिक्स किया है, सीमेंट एज ए मैट्रिक्स इस्तेमाल किया है, और एक डायग्राम में हमने उसको एसफॉल्ट के अंदर मिक्सअप किया हुआ है। और एक डायग्राम के अंदर जहाँ पे कंक्रीट रूफ दिखाई गई है, वहाँ पे आयरन रॉड जो है उसको एज ए डिस्पर्स फेज इस्तेमाल किया गया है इन इन सीमेंट। और इनको जब हम मिक्सअप करके सेटल डाउन करवा देते हैं तो ये एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो रूफ बनाने में। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिलर्स बनाने में। पिलर्स ब्रिज के हो सकते हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मेटल रोड्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट कंपोजिट मटेरियल्स की फॉर्म्स हैं। अब मैट्रिक्स फेस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कुछ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। मैट्रिक्स फेस हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नंबर वन, टू बाइंड रीइंफोर्समेंट पार्टिकल्स और फाइबर स्ट्रॉन्गली। ये बाइंडिंग का रोल प्ले करता है, एज ए बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। किसको? रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स को, जो कि पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये उसको बाइंड करेगा और अपनी पोजीशन पे फिक्स भी करेगा। इट एक्ट्स एज मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड लॉज। जो हम प्रेशर या फोर्स या लोड कंपोजिट मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स क्या करता है, उसको आगे स्प्रेड कर देता है पूरे कंपोजिट मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इसका लोड होता है फोर्स का, वो कम हो जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर। इट कीप द reinforcing fiber in proper orientation for the high strength development। ये कंपोजिट मटेरियल्स को की स्ट्रेंथ जो है उसको भी इम्प्रूव करे। अब reinforcing मटेरियल जो होता है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो भी कंपोजिट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती हैं। तो इनकी जो ओरिएंटेशन है उसको मेंटेन करना, अपनी लोकेशन पे रखना, ये भी मैट्रिक्स के जिम्मे होता है।
और ये चीज़ जो है ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है कंपोजिट मटेरियल्स की ओवरऑल। नंबर 4, इट प्रिवेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी। अगर किसी एक जगह पे रीइंफोर्सिंग मटेरियल कोई रॉड या कोई फाइबर जो ब्रेक हो गया है, तो मैट्रिक्स क्या करता है, उसको आगे स्प्रेड होने से रोकता है, जिसकी वजह से सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो सडनली ब्रेक नहीं होगा। वो जिस जगह पे एक जगह क्रैक आ जाता है, ये उसको उसी जगह पे लॉक कर देता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। नंबर 4, द मैट्रिक्स शुड बी डक्टाइल। मैट्रिक्स जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि हम इसको टर्न कर सकें। नंबर 5, द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी मच लोअर देन दैट ऑफ फाइबर्स। इसका इलास्टिक ऑफ मॉडुलस यानी रेजिस्टेंट टू बीइंग डिफॉर्म जो है वो रीइंफोर्स मटेरियल के मुकाबले में कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम इसको स्ट्रेच करें या इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इसके अंदर मौजूद रीइंफोर्सिंग मटेरियल है जो कि फाइबर्स की फॉर्म में हो जाए या पार्टिकल की फॉर्म में वो ब्रेक हो जाए। तो अंदर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल की फॉर्म में है वो रैप्चर नहीं होना चाहिए। In order to minimize the fiber pull-out, the adhesive bonding forces between fiber and matrix must be high। कि जो बाइंडिंग फोर्सेस है रीइंफोर्स मटेरियल के दरमियान और मैट्रिक्स के दरमियान वो मैक्सिमम होनी चाहिए। बेसिकली फाइबर्स को प्रोटेक्ट करना या लोड की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इन बाइंडिंग फोर्सेस पे ही डिपेंड करती हैं। जिस कदर बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान होगी, उतना फाइबर जो है अपनी पोजीशन पे भी रहेगा और उतना जो है उसका पुल आउट जो है ना वो भी मिनिमम होगा। 3 तरह के मैट्रिक्स अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये किसी मेटल का भी हो सकता है। अब ऐसे कंपोजिट जिसमें हम मेटल का मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं वो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट कहलाएंगे। जिसमें हम मैट्रिक्स सिरामिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट कहलाएंगे। और जिसके अंदर हम पॉलीमर पॉलीमर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। पॉलीमर आप लोग जानते हैं कि कुछ स्मॉलर मालिक्यूल्स को कंबाइन करके हम लार्जर मालिक्यूल जनरेट करते हैं जिसको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। तो अगर आप किसी पॉलीमर मटेरियल का मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हो तो फिर हम इस कंपोजिट को पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट का नाम देंगे। अब ये एक फेज की प्रॉपर्टीज होगी थी, अब ये दूसरे फेज जिसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका रोल क्या होता है कंपोजिट मटेरियल में। इट इज इनसाइड दिस इज इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमेशा मैट्रिक्स की इनर साइड पे मौजूद होगा। दिस मटेरियल स्ट्रेंथन ओवरऑल कॉम्बिनेशन। जब हम मैट्रिक्स और डिस्पर्स फेज दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रेंथन करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस करेगा कंपोजिट मटेरियल का। क्योंकि सिंगल ना तो मैट्रिक्स इतना स्ट्रांग होता है और ना ही सिंगल डिस्पर्स फेज जो है वो इतना स्ट्रांग होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग अलबत्ता होता है क्योंकि ये दोनों फेजेस एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। इट एनहांस मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को भी इनहांस करेगा जब ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब डिस्पर्स फेज भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं या ये विस्कर्स भी फाइबर्स की एक टाइप है उस फॉर्म में हो सकते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ये 3 शेप्स हैं जिसके अंदर हो सकते हैं। इन तीनों शेप्स को यहाँ पे दिखाया गया है। फाइबर्स आपको ब्लैक रोड्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर मैट्रिक्स में। विस्कर्स जो है वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन बॉक्स में। और पार्टिकुलर्स आप जानते हो कि डिफरेंट पार्टिकल्स जो शेप में भी डिफरेंट हो सकते हैं और वो साइज में। तो ये दूसरा फेज था जिसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। इन केस ऑफ फाइबर्स नॉर्मली विद स्मॉल डायमीटर प्रेफर टू बल्क वंस। वो कहते हैं जहाँ पे हमने डिस्पर्स फेज को फाइबर्स की फॉर्म में इस्तेमाल करना है वहाँ पे कोशिश होती है कि वो बल्क मटेरियल में ना हो, यानी उसकी मैस कम रखी जाती है
उस मैश के अंदर उसका डायामीटर जो है वो लेंथ के मुकाबले में हमने कम रखना है। A special type of fiber widely known as whiskers are used, जो ज़्यादा तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं फाइबर्स को डिस्पर्स फेस के तौर पे, उसकी एक टाइप विस्कर्स होती है। विस्कर्स क्या चीज़ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं। मसलन दे आर वेरी थिन, बहुत ही बारीक और सिंगल क्रिस्टल्स होंगे ये फाइबर्स, एक ही क्रिस्टल से जनरेट किए जाते हैं। दे पोसेस एक्सट्रीमली लार्ज लेंथ टू डायामीटर रेशो, इनकी जो लेंथ है वो डायामीटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लिहाजा इनकी लेंथ टू डायामीटर रेशो जो है वो भी मैक्सिमम होगी। दे आर फ्लॉ फ्री, इसमें क्रैक्स नहीं होते, फ्लॉ नहीं आते। दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल होते हैं, हैंस द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्शन ऑब्टेन्ड इज हाई, लिहाजा इसके क्रिस्टलाइजेशन जो है वो भी परफेक्ट होती है स्मॉल साइज होने की वजह से। दे आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होते हैं, फाइबर में से स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाती है। ऑल above properties make whiskers highly useful as reinforcing fibers as disperse phase, इनकी इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको डिस्पर्स फेस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कंपोजिट मटेरियल में। बट स्टिल दीज आर नॉट वेरी कॉमनली यूज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, लेकिन कुछ एक इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स में क्या है, वो इसका कॉस्ट फैक्टर है कि दे आर वेरी कॉस्टली, ज़्यादा सिंपल कंपोजिट मटेरियल में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हाई क्वालिटी कंपोजिट मटेरियल्स बनाने होते हैं वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। इम्पोर्टेंट विस्कर्स मटेरियल्स आर, कौन कौन से मटेरियल्स को हम विस्कर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें एक ग्रेफाइट आ गया, कार्बन की एक फॉर्म है, या हम एलुमिनियम का ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसमें सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड ये इस्तेमाल कर लेते हैं। मेटल, सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड। इसके अलावा मेटालिक वायर्स जो हैं वो भी रीइंफोर्सिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ऐसा मेटालिक वायर्स ऑफ हाई कार्बन स्टील मोलिब्डेनम की हो सकती हैं, टंगस्टन एक मेटल होती है उसकी भी हो सकती हैं, और आल्सो यूज एज रीइंफोर्समेंट मीडिया। वायर्स हैव रिलेटिवली लार्ज डायमीटर, लेकिन इनका डायमीटर जो है वो फाइबर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, दे आर यूज एज रेडियल स्टील रीइंफोर्समेंट इन ऑटोमोबाइल टायर्स, टायर्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब टायर्स के अंदर जो रबर है वो मैट्रिक्स का रोल प्ले करती है, और इस रबर की इनर साइड पे वायर्स का एक नेटवर्क जो है वो बिछाया जाता है जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वायर्स होती हैं ये मोलिब्डेनम स्टील या टंगस्टन की बनाई जाती है जो उसको रैप्चर होने से बचाती है। ये वजह है कि सारा टायर जो है वो एक ही दफ़ा रैप्चर नहीं होता, अगर किसी एक जगह पे क्रैक आ भी जाए तो वो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इन वायर वाउंड हाई प्रेशर होसेस, तो जो पानी के लिए होसेस बनाए जाते हैं या किसी भी लिक्विड की स्टोरेज के लिए होसेस बनाए जाते हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स के तौर पे, और उसकी इनर साइड पे हम वायर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इन फिलामेंट वाउंड रॉकेट केसिंग्स, और जो रॉकेट स्पेस में हम भेजते हैं स्पेस शटल्स वगैरह, उसकी जो केसिंग है उसे केसिंग बनाने में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल्स क्लासिफाइड एज सिंपल फाइबर्स आर आइदर, इसके अलावा जो है हम सिंपल फाइबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल फाइबर पॉलीक्रिस्टलाइन या अमॉर्फस मटेरियल्स के हो सकते हैं, और वो पॉलीमर्स या सिरामिक के भी हो सकते हैं। हैव स्मॉल डायमीटर, मिसाल के तौर पे सिंपल फाइबर जो हम इस्तेमाल करते हैं जिन मटेरियल्स के, उसमें पॉलीमर एरामिड्स जो है इसके सिंपल फाइबर्स बना लिए जाते हैं। ग्लास के हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसके बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड बोरॉन के बनाए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, इन दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस पे डिपेंड होंगी, वो डिपेंडेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फेजेस के ऊपर, कि आप जिस मटेरियल का
फेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हो या डिस्पर्स फेज हो। अगर मटेरियल अच्छा होगा तो कंपोजिट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होंगी। रिलेटिव अमाउंट्स कि आप मैट्रिक्स और डिस्पर्स फेज को किस अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, उसकी अमाउंट्स पे भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ द डिस्पर्स फेज के जो सेकंड फेज हमने उस बनाना है वो किस शेप का होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। शेप ऑफ पार्टिकल्स, उसकी शेप, पार्टिकल साइज, उसका साइज क्या है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल ओरिएंटेशन। इन तमाम के ऊपर जो कंपोजिट मेटेरियल की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन तमाम पैरामीटर्स पर। अब यहाँ पे वो पैरामीटर्स दिखाए गए हैं जो कंपोजिट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेंगे। अब नंबर 1 डायग्राम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है कि वो एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, डायरेक्शन एक हो सकती है सारों की। सेकंड डायग्राम में उनकी कंसंट्रेशन दिखाई गई है। अपर वाली जो डायग्राम है उसके अंदर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम रखी गई है, डिस्पर्स फेज को हमने कम कंसंट्रेशन में इस्तेमाल किया, नीचे वालों में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हो डिस्पर्स फेज की तो कंपोजिट मटेरियल की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगी। इसके बाद थर्ड डायग्राम में ओरिएंटेशन दिखाई गई है कि एक में वो हॉरिजॉन्टली अरेंज है और दूसरे में वो वर्टिकली अरेंज किए गए हैं। ये दोनों कम्बिनेशन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या कोई एक कम्बिनेशन यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वाला भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर वो मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में कंपोजिट मटेरियल तो ये दोनों कम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद फॉर्म में शेप जो है, शेप इंडिकेट की गई है कि वो सर्कुलर हो सकते हैं या वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। और नंबर 5 में साइज़ जो है वो डिस्कस किया गया कि स्मॉल साइज़ में भी हो सकते हैं डिस्पर्स फेज और लार्ज साइज़ में भी पॉसिबल है। तो ये तमाम पैरामीटर्स मिलकर जो है वो कंपोजिट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स को आगे पे डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फेज। अब डिस्पर्स के फेज के लिहाज से अगर तो डिस्पर्स फेज जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में है तो इसको हम पार्टिकुलेट बोलेंगे, और अगर डिस्पर्स फेज जो है वो फाइबर्स की फॉर्म में है तो फिर उसकी आगे फिर सब टाइप है। यानी अगर डिस्पर्स फेज जो है वो पार्टिकुलेट की फॉर्म में है तो पार्टिकल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, लार्ज पार्टिकल भी और डिस्पर्शन स्ट्रेंथन्ड भी हो सकते हैं। और अगर डिस्पर्स फेज फाइबर की फॉर्म में है तो फाइबर्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक को हम कंटिन्यूस फाइबर्स का नाम देते हैं और दूसरे डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस में फिर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि वो अलाइंड हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो, या रैंडमली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं फाइबर्स। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से कि आप इसको अरेंज किस तरह से करते हो डिस्पर्स और मैट्रिक्स फेज को, वो स्ट्रक्चर में लेमिनेट्स आ जाता है और सैंडविच पैनल्स आ जाते हैं। तो ये था कंपोजिट मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ। इससे नेक्स्ट में हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना था। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।